नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर इंडिगो फ्लाइट से जुड़ी है। यूएई से शारजाह जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। वहीं इंडिगो एयरलाइंस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पायलट की ओर से विमान में तकनीकी खराबी देखे जाने के बाद एहतियात के तौर पर विमान को पाकिस्तान के कराची की ओर मोड़ लिया गया। यात्रियों को हैदराबाद ले जाने के लिए कराची के लिए एक अतिरिक्त उड़ान भेजी जा रही है। बता दें कि 2 सप्ताह में कराची में उतरने वाली ये दूसरी भारतीय एयरलाइन है। इससे पहले कराची में ही स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई थी। बता दें कि इससे पहले 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट के SG-11 फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया था कि लाइट में तकनीकी खराबी के कारण स्पाइस जेट B737 विमान को कराची की ओर मोड़ लिया गया। विमान कराची में सुरक्षित उतर गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। वहीं बात की जाए तो 14 जुलाई को भी इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में लैंडिंग कराई गई थी। वहीं इससे पहले 14 जुलाई की शाम को दिल्ली से वडोदरा जा रही इंडिगो फ्लाइट में जयपुर में लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से ऐसा हुआ था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर आपातकाल लैंडिंग कराई गई। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में भारत में फ्लाइट्स को आपात तौर पर उतारे जाने की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। यूपी के रामपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिसके बाद इलाके में कोहराम मचा हुआ है। डबल डेकर बस की टक्कर होने से ये हादसा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रामपुर के थाना सिविल लाइंस इलाके में शनिवार देर रात मुरादाबाद बरेली हाईवे के बाईपास पर 0 पॉइंट के पास सवारियों से भरी प्राइवेट डबल डेकर बस को ट्रक में भीषण टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए। बस शाहजहांपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी, जबकि ट्रक मुरादाबाद से बरेली की ओर जा रहा था। भीषण टक्कर होने पर चीख पुकार मच गई। डबल डेकर बस में यात्री बुरी तरह से फंसे थे। सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसी सवारियों को निकालने में जुट गई। साथ ही एम्बुलेंस भी बुला ली गई। भीषण हादसे की सूचना पर SDM प्रशासन लालता प्रसाद शाक्य, एडिशनल SP डॉक्टर संसार सिंह, CO सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और घायलों को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया, जिसमें 1 महिला के अलावा 4 पुरुष शामिल हैं। वहीं 2 दर्जन के करीब घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। एक बस शाहजहांपुर की तरफ से आ रही, ये बाईपास पर दोनों का आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें 5 आदमी मौके पर एक्सपायर कर गए थे। 22 आदमी घायल थे। तत्काल जो है मैं और ADM प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य सब अधिकारीगण वहाँ पर पहुँचे और प्राइवेट एम्बुलेंस थी, सरकारी एम्बुलेंस थी, सबको लेकर वहाँ पर तत्काल रेस्क्यू कराया गया। जो घायल लोग हैं उनका उपचार चल रहा है। उनमें से एक की हालत गंभीर है, बाकी 5 लोग ठीक हैं। तो बस और कहाँ जा रहे थे? 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। उन्हें मोर्चरी में रखवा दिया गया, डेड बॉडी। उनकी शिनाख्त कराई जा रही है। कुछ के परिजन तो हैं यहाँ पर। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बारिश की। बारिश से मौसम लगातार सुहावना होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है। दिल्ली NCR में भारी बारिश के चलते लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। दिल्ली NCR में बारिश का सिलसिला जारी है। शनिवार देर रात शुरू हुई बारिश सुबह को भी जारी रही। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। ऐसे में दोपहर 12 बजे के बाद मौसम ने एकटक
करवट ले ली और आसमान में काली घटा छा गई। तेजी से शुरू हुआ बारिश का दौर दिन भर रिमझिम फुहारों के साथ जारी रहा। ऐसे में लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत ली। अधिकतम तापमान सामान्य से एक अधिक 36.5 और न्यूनतम तापमान सामान्य से एक अधिक 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 68 से 100% रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मॉनसूनी गर्त के मध्य भारत में ठहर जाने से 15 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में मॉनसून रूठा रहा। गर्त के उत्तर दिशा में खिसकने से अब राहत की बूंदें पड़ी है। अगले 5 दिनों तक इसमें कोई फेरबदल के आसार नहीं है। मौसम विभाग का पहले से अनुमान है कि रविवार को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में बीते 1 जून से 15 जुलाई तक 148.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। वहीं शनिवार को बदले मौसम के तेवर की वजह से सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक 16.8 मिलीमीटर और 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं बाढ़ की वजह से लगातार कई जगहों पर हालात जो है वो बेकाबू नजर आ रहे। एक तरफ बारिश जहां वरदान बनी है तो वहीं दूसरी तरफ अभिशाप बनकर दिखी। गोदावरी नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में 20 लाख से अधिक लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। राजा महेंद्रवरम के समीप देवालेश्वरम में सर ऑर्थर कॉटन बांध में जल स्तर शनिवार की रात 25.60 लाख क्यूसेक के पार चला गया। अभी इसके बढ़ने की आशंका है। इससे पहले बांध में अगस्त 2006 में जल स्तर इतना अधिक था कि उस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। गौरतलब है कि 7 अगस्त 2006 को गोदावरी नदी में जल स्तर 28,50,664 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जबकि 16 अगस्त 1986 को जल स्तर 35.6 लाख क्यूसेक था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार गोदावरी नदी के किनारे स्थित 6 जिलों के 62 मंडलों के तहत आने वाले कम से कम 628 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के कारण लंका नाम के मशहूर गांव में विशेष रूप से लोग परेशान हैं। बाढ़ से फिलहाल राहत मिलने की कोई आशा नजर नहीं आ रही। 30 से 36 घंटे के भीतर 28 लाख तक यहां क्यूसेक पहुंच गया है। गोदावरी का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वहीं विशेष रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना में गोदावरी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश रुकने से रविवार से बाढ़ के घटने की उम्मीद जगी है। अधिकारियों ने यहां कहा कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना के भद्रांचलम में बाढ़ का स्तर शनिवार को 2 फीट गिर गया। ये अच्छी खबर है, लेकिन सर ऑर्थर कॉटन बांध का जल स्तर 30 दिन में 36 घंटे के भीतर 28 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। आंध्र प्रदेश प्रशासन की ओर से 30 लाख क्यूसेक संभावित जल स्तर के हिसाब से तैयारी की जा रही है। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारी के प्रबंधक निदेशक BR अम्बेडकर के अनुसार अधिकारियों ने अब तक प्रभावित गांवों में 76,775 लोगों को निकाला है और उनसे 71,200 को 177 राहत शिविरों में रखा गया है। स्थिति पर लगातार नजर रखने वाले अम्बेडकर ने कहा कि बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित गांवों ने 243 चिकित्सा शिविर लगाए हुए हैं। विस्थापितों को करीब 55,000 खाने के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर बचाव और राहत कार्य करने के लिए भारतीय नौसेना के 2 हेलीकॉप्टर को राजा महेंद्रवरम में तैयार रखा गया है। अगले 24 घंटे के लिए सतर्क रहने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से बात की और उन्हें अगले 24 घंटों के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। राज्य आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 10 बचाव एवं राहत अभियान में जुटी टीम को तैयार किया गया है। 3,173.58 हेक्टेयर में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 25 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम दाल, आलू, प्याज और खाद्य तेल देने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने राहत केंद्रों में आश्रय लेने वाले प्रति व्यक्ति को 1,000 रुपए और प्रति परिवार को 2,000 रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 3,173.58 हेक्टेयर में फसलों और 5,928.73 हेक्टेयर में बागवानी फसलों को बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण तमिलनाडु में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के मैटूर बांध में जल स्तर शनिवार को 120 फीट पहुंच गया। 88 वर्षों के इतिहास में ये 42वां मौका है जब जल स्तर 120 फीट तक पहुंचा है। क्षेत्र में लगातार बारिश के बीच नदी के जल स्तर का बहाव बांध से ऊपर उठ गया है। बात की जाए अगर ओडिशा की, तो ओडिशा में मलकानगिरी जिले के निचले इलाके पानी से डूब गए हैं। यहाँ गोदावरी का पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने कई जगहों पर राहत शिविर खोले हैं और निचले इलाकों से लोगों को निकालकर वहां पहुंचाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से जिले में भारी बारिश हो रही है। वहीं बात की जाए अगर राजस्थान की तरफ रुख करते हैं, तो यहां भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने से शनिवार को श्री गंगानगर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात रहे। जगह जगह पर जल भराव हुआ और शहर के बहुत सारे इलाके पानी से डूब गए। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना और बीएसएफ को राहत कार्य के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं नागौर जिले में बारिश के पानी में भरे एक खड्डे में 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्चे खड्डे में नहा रहे थे और अचानक डूब गए। वहीं श्री गंगानगर में भारी बारिश से हुए जल जमाव में जिला कलेक्टर की गाड़ी पुल के नीचे आधे से ज्यादा पानी में डूब गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को जैसे तैसे निकाला गया। वहीं बात की जाए गुजरात के नवसारी जिले में, तो कई संगठनों ने घर घर जाकर लोगों को भोजन के पैकेट बांटे और राहत सामग्री पहुंचाई। गुजरात में बाढ़ के बाद नवसारी जिले के अलग अलग गाँवों में लोग अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों की मदद करने की ठान रहे हैं और आगे आ रहे हैं। जिले के विभिन्न छोटे गांवों में कई संगठनों ने घर घर जाकर लोगों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए। तो किस तरीके से लगातार बाढ़ और बारिश से जिले के कई जो इलाके हैं जहां बारिश एक तरफ वरदान बनी है, तो वहीं कुछ जगहों पर अभिशाप बनकर बारिश का कहर बनकर टूटा है। किस तरीके से बाढ़ और बारिश की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद ही दिल दहलाने वाली है। कहीं पर कार डूब गई तो कहीं पर बाढ़ की वजह से कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कुछ लोग लापता हो गए। बात की जाए अगर तेलंगाना में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 6 जिलों, आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उन गांवों में खतरा मंडरा रहा है, संकट मंडरा रहा है, जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात की जाए गुजरात में, तो गुजरात में पूर्णा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसको लेकर वहां के डीसी की ओर से भी बयान कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर सामने आया था। ट्वीट करके उन्होंने पूर्णा नदी का जिक्र किया था। तो किस तरीके से लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जो है देखने को मिल रहा है। तेजी से बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं। लेकिन इसके बीच एक बात ये सामने आई कि राज्य सरकार की तरफ से इसको लेकर लगातार लोगों तक मदद की जा रही है। लोगों तक जितना हो सके राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीम बिल्कुल बैठी हुई है, तैयार है। रेस्क्यू करने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और लगातार लोगों तक राहत सामग्री और भोजन के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की कर लेते हैं। कोरोना से लगातार देश में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 20,000 के पार मामले पहुंच गए हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आज लगातार चौथे दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड के कुल 20,528 केस सामने आए हैं। इस दौरान 49 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। इस बीच भारत की एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम करने जा रहा है। भारत ने वैक्सीनेशन के मामलों में 199 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और आज 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,528 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर
4,37,50,599 हुई है और संक्रमण से 49 लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,709 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,40,760 से बढ़कर 1,43,449 हुई है। बात की जाए अगर देश के और राज्यों की तरफ गौर किया जाए तो महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के 2,382 नए मामले सामने आए हैं और 8 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि राज्य में मामलों की कुल संख्या 80,17,205 पहुंच गई है, जबकि संक्रमण के कारण 1,48,023 जो है कोरोना के नए मरीजों की जो है मौत का आंकड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जुलाई के पहले 15 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन स्वरूप के कारण मामले बढ़े थे और पूरे महीने में 10,37,080 मामले सामने आए हैं। फरवरी में ये संख्या घटकर 1,44,596 रह गई और बाद में मई में केवल 9,354 मामले सामने आने के साथ ही इसमें भारी कमी आई है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख और 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और वहीं 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख और 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, वहीं 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 नवंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या में 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार पहुंच गए। तो किस तरीके से लगातार कोरोना के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब जो कभी घट रहे हैं आंकड़े तो कभी बढ़ रहे हैं। कभी कभार जो आंकड़ों के बढ़ने का कारण लगातार मौसम में बदलाव को भी देखा जा सकता है। किस तरीके से लगातार वेदर चेंज हो रहा है, कभी बारिश, कभी उमस तो कभी धूप। तो किस तरीके से जो मौसम है, कभी उमस भर जाती, कभी मौसम में आर्द्रता देखी जाती है, कभी मौसम शुष्क होता है तो कभी मौसम में ठंडक देखी जाती है। तो जिस तरीके से लगातार बढ़ते मौसम को भी एक कारण बताया जा सकता है कोरोना का। मौसम में कभी जिस तरीके से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है तो एक कारण कोरोना का वो भी माना जा रहा है। तो लगातार कोरोना के मामलों में कभी इजाफा तो कभी गिरावट देखने को मिली है। अभी जो हालिया आंकड़े सामने आए हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं उसके मुताबिक 20,000 के पार कोरोना के नए मामले सामने आए। तो किस तरीके से लगातार जो है कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, हालात बेकाबू हो गए हैं। इसलिए सुरक्षा के एहतियात के जो नियम हैं वो अभी भी बने हुए हैं, बरकरार है। मास्क पहने, सार्वजनिक नियमों का पालन करें। जो नियम सभी के लिए बनाए गए हैं, मास्क पहनना ज़रूरी है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और किसी भी खांसते और छींकते वक्त रुमाल का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो एक छोटी जो बेसिक एटिकेट्स है उन्हें फॉलो ज़रूर करें। कोरोना के नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोरोना अभी तक हमारे बीच से गया नहीं है। वो कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसी तर्ज पर AB स्टार न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप लोग कोरोना के प्रति अलर्ट रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।